गेम के सीजन 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर सीजन 1 का एंड हुआ था। यानी कि फ्रंटमैन सियोंग को कॉल करके धमकी देता है कि तुम तो अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे तो तुम्हारे लिए वही अच्छा था। और तभी से सियोंग उस स्क्विड गेम के क्रिएटर्स को ढूंढने में लगा हुआ था और यहीं से सीजन 2 की शुरुआत होती है। और सियोंग एयरपोर्ट से निकलने के बाद एक होटल में जाता है जहाँ वो अपनी बॉडी में लगे हुए ट्रैकर को बहुत ही आसानी से निकाल देता है। और साथ ही सियोंग ने उस गेम के क्रिएटर्स को पकड़ने के लिए अपने सारे पैसे दांव पे लगा दिए थे और कई साल से उनकी तलाश कर रहा है। और सीजन 1 के एंड में फ्रंटमैन यानी लीडर ने अपने भाई को ही गोली मार दी थी और साथ ही उसे अपना फेस भी रिवील कर दिया था। तब हमें लगा कि जुन खाई में गिरने की वजह से मर चुका था, लेकिन सीजन 2 में वो अभी भी जिंदा है। और तभी से जुन ने पुलिस डिपार्टमेंट को दोबारा से ज्वाइन कर लिया था, लेकिन इस बार जुन कोई डिटेक्टिव नहीं बल्कि एक मामूली सा ट्रैफिक पुलिसमैन था। और उसके बाद जुन के चीफ उससे मिलने आते हैं और वो लंच करते हुए आपस में बात कर रहे थे। तब चीफ जुन से उसे गोली मारने वाले शख्स के बारे में पूछते हैं और तब जुन झूठ बोल देता है कि उसने कुछ नहीं देखा, लेकिन सच तो ये है कि उसने साफ साफ अपने भाई को उस आइलैंड पर देखा था। और सियोंग ने किम नाम के आदमी को उस गेम का इनविटेशन देने वाले आदमी को ढूंढने के काम पर लगा दिया था और वो उसे काफी पैसे भी दे रहा था। और किम अपने सभी काम करने वाले लोगों के साथ सबवे में उस सेल्समैन को ढूंढ रहा था जो कि उस स्क्विड गेम के इनविटेशन को सब में बांटता रहता है। और उसके बाद ये लोग कुछ बड़ा प्लान करते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने उस आदमी को ढूंढ लिया तो सियोंग इन्हें 1 बिलियन यॉन देगा। और तभी से किम के आदमी उस सेल्समैन को ढूंढने में लग जाते हैं। और दूसरी तरफ जुन भी खामोश नहीं बैठा हुआ था, बल्कि वो एक शिप के कैप्टन के साथ मिलकर हर वीकेंड पर उस आइलैंड को ढूंढता रहता था और वो पिछले 2 साल से उस आइलैंड की तलाश कर रहा था। और तभी कैप्टन पार्क कहते हैं कि बताओ जून, आज हमें किस दिशा में जाना है। और हम तकरीबन सभी आइलैंड्स का चक्कर मार चुके हैं, कभी तूफान आ जाती है तो कभी आंधी और हमें वापस लौटना पड़ता है। और मुझे तो लगता है कि तुम फालतू में ही उस आइलैंड को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि अगर ऐसा कोई आइलैंड होता तो पिछले 2 साल में हमें कम से कम उसकी कोई भनक तो मिलती। और यहाँ पर किम ने नए आदमियों को अपनी गैंग में ज्वाइन कर लिया था ताकि वो सभी मिलकर उस सेल्समैन को ढूंढ सके। और वो उन्हें अपना प्लान भी बताता है और साथ ही उस आदमी का हुलिया भी बताता है और ये भी कहता है कि वो उस आदमी के पास 2 ब्लू और रेड कलर के कार्ड्स होते हैं, जिसके इस्तेमाल से वो एक गेम खेलकर उसके जीतने वालों को एक इनविटेशन कार्ड देता है। और बस हमें उसी आदमी को ढूंढना है और इसके लिए तुम्हें काफी सारे पैसे मिलेंगे। और बस यही सुनते ही वो सभी आदमी वहाँ से निकल जाते हैं। और इतना बड़ा इनाम पाने के लिए सभी लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं और साथ ही पूरी जान लगाकर हर सबवे में उस आदमी को ढूंढ रहे होते हैं। और ये सभी पूरे दिन उस आदमी को ढूंढते रहते हैं। और दूसरी तरफ जुन भी सारा दिन उस आइलैंड को ढूंढ रहा था और इतने समय से कोशिश करने के बाद भी वो आइलैंड इन्हें नहीं मिल सका था। तभी कैप्टन पार्क उसे कहता है कि शायद वो आइलैंड है ही नहीं और अब हमें उस आइलैंड को ढूंढने की नाकाम कोशिश करना बंद कर देनी चाहिए। और जिस आइलैंड के पास से तुम मुझे मिले थे उस जगह के पास बहुत सारे आइलैंड है और वहाँ पर पानी का बहाव भी बहुत ज्यादा होता है। और अगर तुम्हें ही खुद नहीं पता कि तुम कहाँ से बहकर आए थे तो भला किसी और को कैसे पता हो सकता है। और इस बात पर जुन भी कहता है कि ठीक है, अब से मैं उस आइलैंड को ढूंढना बंद कर दूंगा। और दूसरी तरफ किम भी अपने एक पंडित के साथ सबवे स्टेशन पर बैठा हुआ था और उसे बातें कर रहा था। और तभी इन दोनों को वो सेल्समैन दिख जाता है जो कि एक आदमी के साथ दादा कीची नाम की गेम खेल रहा था और उसे थप्पड़ भी मार रहा था। और फिर किम तुरंत ही कॉल करके सियोंग को इन्फॉर्म कर देता है ताकि वो भी यहाँ पर जल्दी से पहुंच जाए। और उसके बाद किम अपनी लोकेशन सेंड करने के बाद उस सेल्समैन का पीछा करने लगता है और सियोंग कहता है कि तुम उस आदमी का पीछा करना और मेरे आने तक उसे बिल्कुल भी मत छेड़ना। और उसके बाद वो सेल्समैन एक ब्रेड शॉप पर जाता है जहाँ से वो काफी शॉपिंग करता है और साथ ही वो बहुत सारे स्क्रैच कार्ड्स भी खरीद लेता है। और उसके बाद वो सेल्समैन एक गरीब से आदमी के पास जाता है और उसके सामने 2 चॉइस रखता है, यानी कि एक से वो अपनी भूख मिटा सकता था और दूसरी चॉइस से वो अपनी किस्मत को बदल सकता था। और वो गरीब आदमी अपनी किस्मत पे दाव खेलता है और फिर हार जाता है। और उसके बाद सेल्समैन उसी तरह से दूसरे
आदमी के पास जाता है और उसे भी 2 चॉइस देता है और वो आदमी भी स्क्रैच कार्ड ही लेता है और उसके बाद कई सारे गरीब आदमी ऐसा ही करते हैं। और किम और उसका पंटर पार्क में बैठकर उस पर नजर रख रहे थे और साथ ही बात कर रहे थे कि ये आदमी शायद पागल है। और उसके बाद ये दोनों शॉक होकर उस सेल्समैन को देख रहे होते हैं, क्योंकि सेल्समैन उस बैग में से सभी ब्रेड के पैकेट को गिरा देता है और बहुत ही गुस्से से उसे अपने पैरों से कुचलने लगता है और कहता है कि खाने की बर्बादी आप लोगों ने की है। मैंने आपको भूख मिटाने का एक मौका दिया था, लेकिन फिर भी आपने अपनी भूख मिटाना जरूरी नहीं समझा, बल्कि अपनी किस्मत पर ही दाव खेला। और उसके बाद वो सेल्समैन उछल उछल कर उस ब्रेड को खराब कर रहा था और दूसरी तरफ सियोंग बहुत ही स्पीड से उस लोकेशन पर जा रहा था, जिसकी वजह से ट्रैफिक पुलिस वाले उसे रोक लेते हैं। लेकिन सियोंग उस चालान को लेकर वहां से निकल जाता है और उसके बाद वो ट्रैफिक पुलिस वाला जूनियर अपने सीनियर यानी कि जून के पास जाकर कहता है कि ये आदमी बहुत ही अजीब था और वो बहुत ही खामोशी से चालान को लेकर यहाँ से निकल गया। और जून को थोड़ी सी गड़बड़ फील होती है, तब वो लाइसेंस नंबर से उसकी डिटेल्स निकालने लगता है और जब वो सियोंग की फोटो देखता है तब उसे याद आ जाता है कि ये वही इंसान है जिससे उसने अपने भाई को ढूंढने के लिए मदद मांगी थी। और दूसरी तरफ किम और उसका साथी सेल्समैन का पीछा कर रहे थे और वो एक कॉलोनी में पहुंच जाते हैं, जहां पर सेल्समैन किसी गली में मुड़ जाता है। और तभी किम कहता है कि हम 2 लोग हैं, क्यों ना हम इसे पकड़कर बांध दे ताकि सियोंग के आने तक हमें इस तरह से घूमना ना पड़े। लेकिन जब ये दोनों उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तब वो अकेला ही इन दोनों पर भारी पड़ जाता है और मारकर इनकी हालत खराब कर देता है। और जब सियोंग लोकेशन पर पहुंच जाता है तब उसे कोई नहीं मिलता, लेकिन सियोंग खून देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है और हम देखते हैं कि एक बिल्डिंग के ऊपर से सेल्समैन सियोंग को देख रहा है। और उसके बाद एक सीक्रेट रूम में दिखाया जाता है जहां पर उसने किम और उसके पंटर को एक साथ बांध रखा था और अब वो इनके साथ मौत का वही खेल खेलने वाला था ताकि वो इनमें से एक को मार सके। वो इन दोनों को ही रॉक पेपर सीजर खेलने के लिए कहता है और जो भी हार जाएगा वो उसे शूट कर देगा। लेकिन इनकी किस्मत शायद इनका साथ भी दे सकती है, क्योंकि उसने पूरी गन में सिर्फ एक ही बुलेट डाली थी। और फर्स्ट राउंड में सेल्समैन रॉक पेपर सीजर के लिए 1 2 3 कहता है, लेकिन वो पंटर कोई भी साइन नहीं बताता, जिससे वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है और सेल्समैन उसे शूट कर देता है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी और वो बच जाता है, लेकिन साथ ही अब वो बहुत डर गया था। और फिर नेक्स्ट राउंड में किम हार जाता है और उस पर भी वो सेल्समैन गोली चलाता है और वो भी बच जाता है। और इसी तरह से खेल चलता है और उसके बाद सेल्समैन उस गन में एक और गोली डाल देता है ताकि वो इस खेल को दिलचस्प कर सके। और लास्ट राउंड में वो जब 1 2 3 कहता है और तब किम का पंटर दोनों ही हाथों से रॉक बना देता है, जिसकी वजह से किम हार जाता है और किम की मौत हो जाती है। यानी कि किम ने अपनी जान देकर अपने पंटर की जान बचा ली थी। और उसके बाद जब सियोंग अपने घर पहुंचता है तब सेल्समैन ऑलरेडी उसका वेट कर रहा था और फिर इन दोनों के बीच में बहुत सारी बहस होती है, जहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे को बेकार कह रहे थे। और तभी सेल्समैन कहता है कि किम के उस पंटर ने मुझे सारी बातें बता दी है, अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम इतनी शिद्दत से मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। तब सियोंग कहता है कि मुझे तुम्हें थैंक यू कहना था, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से ही इतने पैसे कमा सका जिसे मैं खर्च नहीं कर पा रहा। और सियोंग कहता है कि मुझे बस एक बार तुम्हारे लीडर से मिलना है और मुझे उसे कोई इम्पोर्टेंट बात भी बतानी है। और तभी वो सेल्समैन कहता है कि तुम वो मैसेज मुझे बता दो, मैं उन्हें बता दूंगा। लेकिन इसके बाद सियोंग उस सेल्समैन की बहुत ज्यादा इंसल्ट करने लगता है, जिससे वो सेल्समैन काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं इस पोजीशन तक कैसे पहुंचा हूं। और सियोंग कहता है कि तुम उन सभी के पालतू कुत्ते कैसा बने उस कहानी को जानने में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो सिर्फ तुम्हारे बॉस से बात करनी है और कुछ नहीं। और तब सेल्समैन कहता है कि सिर्फ एक गेम जीतकर तुम तो अपने आप को कुछ और ही समझ रहे हो। और उसके बाद सेल्समैन रशियन रॉलेट गेम खेलता है सियोंग के साथ और इस गेम में बेचारा सेल्समैन खुद ही मारा जाता है और गोली की आवाज सुनकर जून अंदर आ जाता है। और जून ने किम के ऑफिस जाकर सियोंग के इस प्लान के बारे में और साथ ही उसके एड्रेस को भी जान लिया था और वो सियोंग के अपार्टमेंट में आ जाता है। और तभी जून गलती से एक दूसरे अपार्टमेंट में चले जाता है, जहाँ पर उसे किम का पंटर बहुत ही बुरी हालत में मिलता है। और उसके बाद जो ये बताता है कि गोली की आवाज दूसरे रूम से आई थी। और उसके बाद जून दूसरे रूम में जाता है और देखता है कि वहाँ
पर सेल्समैन की लाश पड़ी हुई है और जिसकी पॉकेट से सियोंग उस बॉस का एड्रेस निकाल रहा था। और इससे पहले कि सियोंग को जून अरेस्ट कर पाता तभी चोई आकर जून के सर पर मार देता है, जिससे जून बेहोश हो जाता है। और उसके बाद चोई सियोंग को सारी बातें बता देता है किस तरह से किम ने अपनी जान देकर चोई की जान बचाई और आपने इस जानवर की जान लेकर बहुत अच्छा किया। उसके बाद जब सियोंग उस कार्ड को देखता है तब उस पर एक डेट और एक क्लब का नाम लिखा हुआ था। और उसके बाद जब जून को होश आता है तब सियोंग उसकी आईडी देखता है और उसके बाद जून सियोंग को बताता है कि वो उससे पहले भी मिल चुका है। तब सियोंग को याद आता है कि जून ने उसके भाई को ढूंढने के लिए उसकी मदद मांगी थी। तब जून कहता है कि मैं मिस्ट्री आइलैंड पर भी तुमसे मिल चुका हूँ और मैं वहाँ पर मास्क वाला गार्ड बनकर अपने भाई को ढूंढ रहा था और मैंने वहाँ पर तुमसे इन्हों के बारे में पूछा था। तब सियोंग बताता है कि वो लोग एक दूसरे का नाम नहीं जानते और प्रेजेंट में जून बताता है कि इन्हों उसका बड़ा भाई है। और साथ ही जून कहता है कि तुमने इसकी जान क्यों ली और सियोंग उसे बताता है कि ये वही सेल्समैन है जो कि खेल के लिए खिलाड़ियों की तलाश करता है, यानी कि यही गेम में जाने वाले प्लेयर्स को सिलेक्ट करता है और इसे मैंने नहीं मारा बल्कि ये अपने गेम का खुद ही शिकार हो गया। और साथ ही सियोंग बताता है कि वो इस गेम के बॉस के पीछे पड़ा हुआ है और जब तक वो उसे ढूंढ नहीं लेता वो रुकने नहीं वाला। और उसके बाद जून सियोंग से कहता है कि क्या तुम फ्रंटमैन को ढूंढने के बाद उसे मार दोगे। तब सियोंग कहता है कि फ्रंटमैन को मारने से ये गेम बंद नहीं होगा क्योंकि 001 ने बताया था कि ये गेम बहुत ही खास कस्टमर्स के लिए बनाया गया है। और जून सियोंग से कहता है कि मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ, लेकिन तभी चोई बाहर से कहता है कि सर इस पर यकीन मत करना क्योंकि पुलिस वाले किसी के सगे नहीं होते। लेकिन जून अपनी बातों से सियोंग को मना लेता है और उसके बाद सियोंग जून और चोई को वो सारी प्राइज मनी भी दिखाता है और कहता है कि मैं इनके ही पैसों से उन्हें तबाह कर दूंगा और अगर तुम दोनों मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत भी दूंगा। तभी जून कहता है कि मैं ये सब पैसों के लिए नहीं कर रहा और उसके बाद चोई भी कहता है कि हाँ मैं भी उनसे अपने बॉस का बदला लूंगा। और उसके बाद सियोंग उन दोनों को ही अपनी गन्स का कलेक्शन दिखाता है जिसमें बहुत सारी गन्स थी और साथ ही वो उन्हें एक प्रैक्टिस रूम में लेकर जाता है जहाँ पर जून कहता है कि क्या ये गन्स चलती भी हैं। तब सियोंग उस गन को चलाकर उन्हें बताता है। उसके बाद सीन एक अम्यूजमेंट पार्क पर शिफ्ट होता है जहाँ पर हम एक छोटी सी लड़की को देखते हैं जिसे कैंडी नहीं मिली थी। तभी एक पिंक रैबिट आकर उसे कैंडी देता है तो वो खुश हो जाती है। उसके बाद हमें कॉस्ट्यूम रूम में बताया जाता है कि ये एक्चुअल में एक न्यूल नाम की लड़की होती है और तभी वहाँ पर वो बच्ची आ जाती है और साथ ही उसे एक पिक्चर भी देती है जो कि उसने खुद ड्रॉ की थी, जिसे देखकर न्यूल थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और तभी वो बच्ची एक पिगी को बिना कॉस्ट्यूम के देखकर रोने लगती है और फिर वो सभी उसे मनाने की कोशिश करते हैं। तभी उसका फादर वहाँ से आकर उसे लेकर जाता है, जिसके बाद न्योल को मालूम होता है कि उस बच्ची को ब्लड कैंसर है, जो सुनकर न्योल को बहुत बुरा लगता है। और रात के टाइम पे सियोंग अपने फ्रेंड रियोक्सू की मदर की शॉप के पास जाता है, जहाँ पर वो उस आंटी को एक बच्चे के साथ देखकर थोड़ा सा खुश होता है। और उसके बाद सियोंग एक एजेंट के पास जाता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि साइबॉग की मॉम हाल ही में एक प्रिजन कैंप से बाहर निकली है, लेकिन उस कैंप में बहुत सारी टीबी के पेशेंट्स थे, जिसकी वजह से उन्हें भी शायद टीबी हो गया है, तो अब उन्हें यहाँ पर लाना थोड़ा मुश्किल होगा। तभी सियोंग कहता है कि तुम पैसे की चिंता मत करो। और सियोंग के जाने के बाद न्यूएल भी उसी एजेंट के पास आती है, जो कि उस एजेंट को बहुत सारे पैसे देती है ताकि वो दूसरे देश में अपनी बच्ची को ढूंढ सके। और एजेंट कहता है कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है और अब उसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। और जरा तुम ही सोचो, 1 साल की छोटी सी बच्ची बिना माँ बाप के कैसे जिंदा रह सकेगी। और उसकी बातें सुनने के बाद न्यूएल कार में बैठकर अपनी फैमिली फोटो को देख रही होती है और वो काफी रो रही थी और वो उसी कार में बैठकर अम्यूजमेंट पार्क की पार्किंग में ही सो जाती थी और रोज रात उस पार्किंग का गार्ड आकर उसे परेशान करता था। और इसलिए जब न्यूएल की कार की विंडो पर नॉक होता है तो वो सोचती है कि ये पार्किंग गार्ड है और कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन सामने एक सूट बूट वाला आदमी होता है जो कि न्यूएल को एक स्क्विड गेम का कार्ड देकर चला जाता है। और नेक्स्ट डे इन्हों की वाइफ की बरसी होती है,
जहाँ पर जून अपनी भाभी के लिए कुछ फूलों को लेकर जाता है और कॉल पर जून की मॉम कहती है कि बेटा तुम जरा ध्यान रखना, शायद अपनी वाइफ की बरसी में इन्हों वहाँ पर जरूर आएगा। और फिर रात में जून अपनी मदर को बताता है कि वहाँ पर कोई नहीं आया था और उसकी मॉम बहुत इमोशनल हो जाती है और उसके लिए खुद को ही जिम्मेदार कहने लगती है और बहुत रोती भी है। और उसके बाद जून को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि रिश्वत लेने का फैसला उनका ही था, इसलिए उनके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम में से कोई जिम्मेदार नहीं है। और दूसरे दिन अम्यूजमेंट पार्क में वो छोटी सी बच्ची काफी निराश हो जाती है क्योंकि आज उसे कैनी नहीं मिली थी, क्योंकि आज उस पिंक बनी कॉस्ट्यूम में नियोल नहीं बल्कि कोई और था, क्योंकि नियोल अब इस काम से रिजाइन कर चुकी थी। और जैसे ही वो बाहर जाती है तभी उसकी नजर एक एम्बुलेंस पर पड़ती है जो कि उसी छोटी बच्ची को लेकर जा रहे थे। तभी उसका फादर वहाँ पर भागकर आ जाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। और नोएल को उस छोटी बच्ची के लिए बहुत बुरा लग रहा था, इसीलिए वो उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है और साथ ही वो उसके फादर को पैसों के इंतजाम के बारे में बात करते हुए सुन लेती है और डिसाइड कर लेती है कि वो इस बच्चे की हेल्प करेगी। और उसके बाद वो उसी स्क्विड कार्ड के नंबर पर कॉल करती है और उसे बताया जाता है कि 21 दिसंबर को तुम्हें एक्स लोकेशन पर आना है। और उसके बाद सियोंग एक डेंटिस्ट की मदद से अपना दांत निकाल देता है और एक नकली दांत के अंदर एक ट्रैकर भी लगा देता है जिससे उसकी लोकेशन को आसानी से ट्रैक किया जा सके। और उसके बाद सियोंग अपनी बेटी को कॉल करता है लेकिन उससे बात नहीं करता। और उसके बाद रात के टाइम पर सियोंग अपने आदमियों के साथ उस क्लब के बाहर पहुंच जाता है, लेकिन वो उस क्लब में अकेले ही जाता है। और साथ ही चोई एक हॉर्स का मास्क पहन लेता है और उस क्लब में चला जाता है। और सियोंग उस क्लब में बहुत ही गौर से उन लोगों को ढूंढ रहा था, तभी जून की नजर दो पिंक कॉस्ट्यूम पहन के मास्क लगाए हुए लोगों के ऊपर पड़ती है और वो जल्दी से सियोंग को इन्फॉर्म कर देता है। और वो गार्ड अंदर जाने के बाद चोई को एक इलेक्ट्रिक गन से शॉक देकर वहाँ पर बेहोश कर देते हैं और सियोंग को उसके साथ चलने के लिए कहते हैं और सियोंग को ऊपर लेकर जाकर एक कार में बैठने के लिए कहते हैं। और दूसरी तरफ जब जून सियोंग को ढूंढते हुए वहाँ पर आता है तब चोई उसे बेहोश मिलता है। और जब वो सियोंग को ढूंढने ऊपर की तरफ आया था तब तक सियोंग उस कार में बैठकर जा चुका था। और जून अपने आदमियों को उस गाड़ी की लोकेशन बताकर उस गाड़ी का पीछा करने के लिए कह देता है और कार के अंदर एक स्पीकर के जरिए वो फ्रंटमैन सियोंग से बात कर रहा था। और फ्रंटमैन कहता है और हमने पहली बार 3 साल पहले इसी कार में बात की थी और मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपनी बेटी से मिलने के लिए अमेरिका चले जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी और ये तुम्हारी लाइफ का सबसे बैड डिसीजन था। और सियोंग गुस्से में आकर कहता है कि तुम ये गेम बंद कर दो, तुम लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी मौत का तमाशा देख रहे हो। तब वो फ्रंटमैन कहता है कि ये सभी लोग जो कि गेम खेलते हैं वो इस जिंदगी की बाजी को पहले ही हार चुके हैं और वो सभी दुनिया का फेंका हुआ कचरा है और जब तक ये दुनिया नहीं बदलती ये गेम नहीं रुकने वाला। और इसी बातचीत के दौरान जून और उसके साथी सियोंग का पीछा कर रहे थे, लेकिन वो पिंक गार्ड उस कार पर ही शूट करके उसे पंक्चर कर देते हैं। और तभी फ्रंटमैन भी सियोंग को कन्फ्रंट कर देता है कि अच्छा तुम मुझे किडनैप करना चाहते थे। और ये सुनते ही सियोंग समझ जाता है कि उसके प्लान के बारे में फ्रंटमैन को पता चल चुका है और सियोंग उसे शूट कर देता है। और फिर वो कहता है कि ठीक है मुझे फिर से इस गेम को खेलना है। और तभी उस कार में एक गैस रिलीज होती है जिससे सियोंग बेहोश हो जाता है और तब हम देख सकते हैं कि कार की फ्रंट सीट पर ही वो फ्रंटमैन बैठा हुआ था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि नियोल ने इस गेम को एज अ प्लेयर नहीं बल्कि एज अ गार्ड ज्वाइन किया था। और स्क्विड गेम के लवर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।